हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम सबकी प्यारी विज्ञान दीदी और आज लेके आई हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, इसके पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेसेस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा है। इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। देखो, WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इधर वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो या फिर इमोशनल हो, इन सभी एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हेल्दी हो तो आप एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया में इंडिया वो पहली कंट्री थी जिसने 1951 में रिप्रोडक्टिवली हेल्थ को सीरियस लिया और इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम होता है फैमिली प्लानिंग। इस प्रोग्राम के अंदर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना तो सिखाया जाता था, इसके अलावा चाइल्ड और मैटरनल बर्थ और डेथ रेट को कंट्रोल करना भी बताया जाता था। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की जानकारी और उनको यूज करने के प्रोसेसेस के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड की जाती थी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करके बनाया गया एक नया प्रोग्राम जिसे हम RCH कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो चलो आगे समझते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर किन बातों को ध्यान में रखा गया है। इस प्रोग्राम का मेन एम था चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ की प्रायोरिटी और उनका इम्प्रूवमेंट। देखो, इस प्रोग्राम के 3 मेन पिलर्स थे। सबसे पहले सेफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, उसके बाद चाइल्ड इम्यूनाइजेशन और थर्ड था फैमिली प्लानिंग। बेसिकली हमें ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से प्रेगनेंसी को और सेफ बना सकते हैं, डिलीवरी या डिलीवरी की टाइमिंग को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान किस तरीके से न्यूट्रिशन होना चाहिए और मदर्स को किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया गया जिसमें बताया गया कि किस किस एज ग्रुप को किस किस तरीके से इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा फोकस किया गया फैमिली प्लानिंग पे, मतलब कि कैसे हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि कैसे प्रेगनेंसी को प्लान किया जा सकता है, किस तरीके से बच्चों का देखभाल किया जा सकता है और किस तरीके से स्मॉल फैमिली का फायदा उठाया जा सकता है। बेसिकली ये प्रोग्राम पूरे इंडिया के लोगों के लिए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने और अवेयर होने के बारे में बनाया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला टॉपिक जो कि है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। देखो, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके जिससे कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो रिसोर्सेज प्रॉपरली सारे ही लोग यूज नहीं कर पाएंगे जिससे बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एनसीईआरटी में कुछ डेटा गया है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस डेटा में वर्ल्ड और इंडिया का पॉपुलेशन मेंशन किया गया है जिसमें आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से ड्रास्टिकली पॉपुलेशन के रेट में चेंजेस आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन दिन पर दिन और साल पर साल बढ़ते ही चली जा रही है और जब पॉपुलेशन सडनली बढ़ता है उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं। यहाँ पे दी हुई डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी डेटा को अच्छे तरीके से रिमेम्बर करना है। नए डेटा इंपॉर्टेंस होते हैं लेकिन बेसिकली एनसीईआरटी में जो डेटा दी गई है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस डेटा को अच्छे से मेमोराइज करो बिना किसी दूसरे चेंजेस के। अब आगे बढ़ते और समझते हैं कि आखिर हम इस पॉपुलेशन से कैसे निपट सकते हैं। तो इसका सबसे इजी तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन कैसा होना चाहिए। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम या फिर जीरो साइड इफेक्ट होना चाहिए और ये किसी भी तरीके से यूजर के सेक्सुअल डिजायर को इंटरफेयर ना करे। एनसीईआरटी में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम आगे समझने वाले हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इम्प्लांट्स और स्टरलाइजेशन मेथड्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और समझेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। नेचुरल मेथड में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंट मेथड, मतलब
कोइटस को फर्टाइल पीरियड के टाइम पे अवॉइड करना। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th to 17th डे कंसिडर किया जाता है फर्टाइल पीरियड, जिसे हम अनसेफ पीरियड बोलते हैं। तो इस दौरान कोइटस को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, लेकिन इस मेथड का फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये प्रॉपर एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह एक्ट नहीं करता, हालांकि हम इसे नेचुरल मेथड के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद अगला मेथड आता है विथड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल पीनस को इजैकुलेशन से पहले विथड्रॉ कर सकते हैं, बट बेसिकली ये भी प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह बिहेव नहीं करता और इसके भी हाई रिस्क ऑफ फेलियर होते हैं। उसके बाद आता है लास्ट नेचुरल मेथड, जिसे हम लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। इस मेथड में लैक्टेटिंग मदर्स जब तक लैक्टेटिंग पीरियड में रहती हैं, जिसे नियरली 6 मंथ तक बोला जाता है, उस दौरान चांसेस होते हैं कि फीमेल की प्रेगनेंसी का जो रेट है वो कम हो जाता है या फिर नहीं हो पाता, बट ये कोई श्योरिटी नहीं देता कि अगर इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल इजीली प्रेग्नेंट हो सके। तो नेचुरल मेथड बेसिकली ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके हायर रिस्क होते हैं फेलियर्स के। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और समझते हैं दूसरे मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसे हम बैरियर मेथड कहते हैं। बैरियर मेथड में बेसिकली स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता। इसके अंदर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल वॉल्स एटसेट्रा। इनमें से कॉन्डम्स ऐसे बैरियर मेथड्स होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कि है आईयूडी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसके अंदर हम बेसिकली कॉपर आईयूडीज या फिर हार्मोनल आईयूडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जिनको यूज करने के लिए हमें एक प्रैक्टिस डॉक्टर या फिर एक प्रोफेशनल नर्स की जरूरत पड़ती है, जो इन डिवाइसेस को फीमेल के यूटरस में इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं। अगला मेथड होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बेसिकली ये ऐसे पिल्स होते हैं जिन्हें ओरली कंज्यूम किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके, जैसे कि सहेली, जो कि आईडीआरआई लखनऊ यानी कि इंडियन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया है। ये एक ऐसा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो वीकली लिया जाता है, यानी वीक में सिर्फ एक बार, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम है या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर है। उसके बाद आता है अगला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसे हम इम्प्लांट्स कहते हैं। ये बेसिकली छोटे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। उसके बाद आता है लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन होता है, यानी कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी और ये एक परमानेंट मेथड की तरह एक्ट करता है। इसके अंदर हम 2 तरीके के सर्जरीज के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है वेसेक्टोमी, जिसको मेल्स में कराया जाता है, यानी कि मेल के वैस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म सीमेन में एंटर नहीं करता और फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच जाती हैं। अब दूसरा मेथड जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, और ये सर्जरी फीमेल की बॉडी में होती है, जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इस केस में हम फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है उसको कट करके टाई करते हैं ताकि ओवम फैलोपियन ट्यूब के आगे न बढ़ सके और यूट्रस तक ना पहुंच सके, जिससे इम्प्लांटेशन अवॉइड होता है और उससे भी पहले फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अवॉइड किया जा सकता है। और ये दोनों ही परमानेंट मेथड होते हैं। इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अलावा कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। ये बेसिकली पिल्स होते हैं या दूसरे फॉर्म ऑफ मेथड्स होते हैं। ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो किसी भी क्राइम यानी कि रेप वगैरह के केस में यूज होते हैं या फिर सडन कॉइटस के टाइम पे प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए दिया जाता है। इन मेथड का यूज कॉइटस के 72 आवर्स के अंदर में किया जाता है ताकि किसी भी तरीके के अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। देखो, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कुछ इल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ये कॉमन सिम्टम्स है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करने के बाद हो सकता है। इन केस आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो गई तो इसके लिए एमटीपी कराया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसे हम एमटीपी कहते हैं।
जो कि इसलिए किया जाता है ताकि हम अनयूजुअल या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलो इसे ब्रीफली समझते हैं। देखो, लगभग पूरी दुनिया में 45 टू 55 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म कराए जाते हैं और इंडिया में एमटीपी लीगलाइज हुआ था 1971 में। बेसिकली एमटीपी का एम होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को लीगली टर्मिनेट कराया जा सके। अब इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, एमटीपी तभी कराया जा सकता है जब बेबी को कोई सीरियस बीमारी हो या फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में मदर को रिस्क हो, या फिर अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो मदर और बेबी दोनों को रिस्क हो। इन सभी सिनेरियोज में हम एमटीपी को लीगली परफॉर्म कर सकते हैं। एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि अप टू 12 मंथ तक बहुत ही सेफ माना जाता है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करा रहे हो तो आपको एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर का सिग्नेचर लगता है, लेकिन अगर आप 12 वीक से ज्यादा के बाद अबॉर्शन कराना चाहते हो तो आपको 2 रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर का सिग्नेचर लगेगा। इसी के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जाता है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो आई होप तुमने एमटीपी के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैल सकती हैं या हो सकती हैं। और ऐसी बहुत सारी एसटीडीज होती हैं, जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस, क्लैमिडियासिस, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस और एचआईवी एड्स। तो हम बारी बारी से इन सभी डिजीज के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गोनोरिया के बारे में। देखो, गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें जेनाइटल डिस्चार्ज और पेनफुल यूरिनेशन इन्वॉल्व होता है। इसके बाद समझते हैं साइफिलिस के बारे में। तो गोनोरिया की तरह साइफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें जेनाइटल पार्ट्स में सोर होना या फिर जेनाइटल पार्ट के स्किन पे रैशेस होना बहुत कॉमन है। इसके बाद हम जानेंगे जेनाइटल हर्पिस के बारे में। देखो, जेनाइटल हर्पिस एक वायरल डिजीज होता है। इस बीमारी में जेनाइटल एरियाज के अराउंड पेनफुल ब्लिस्टर्स अकर होते हैं। इसके बाद समझते हैं क्लैमिडियासिस के बारे में। बेसिकली ये एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जिसमें पेशेंट को जेनाइटल डिस्चार्ज और अगर ट्रीट ना किया गया हो तो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। इसके बाद जानते हैं जेनाइटल वॉर्ड के बारे में। बेसिकली एक वायरल डिजीज होता है जिसमें जेनाइटल एरिया के अराउंड वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद आता है ट्राइकोमोनियासिस। देखो, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है जिसमें इचिंग और एबनॉर्मल डिस्चार्ज इन्वॉल्व होता है। इसके बाद समझते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिजीज है। बेसिकली ये पेशेंट के लिवर को इफेक्ट करता है। उसके बाद सबसे खतरनाक एसटीडी जो कि होती है एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स एक वायरल डिजीज है। इसमें पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। मतलब एचआईवी वायरस पेशेंट के इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक करते हैं, जिससे छोटी से छोटी बीमारियां बहुत लंबे समय तक पेशेंट को सफर करा सकती हैं। देखो, एसटीडीज और उनके कॉजेटिव एजेंट्स और सिम्टम को समझने के बाद हम जानने वाले हैं प्रिकॉशंस के बारे में कि कैसे हम एसटीडीज को अवॉइड करा सकते हैं। तो देखो, एसटीडीज को अवॉइड कराने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स। सेकेंड प्रिवेंटिव मेजर होता है कॉन्डम्स का इस्तेमाल कभी भी कोइटस के दौरान। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का बेसिक मतलब होता है फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी इन स्पाइट ऑफ नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। मतलब अगर हम किसी भी तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है, उस चीज को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी का बहुत सारा रीजन हो सकता है, जो कि फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, ड्रग या बहुत सारे ऐसे जेनेटिकली रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से भी ये अकर हो सकता है। अब इनफर्टिलिटी से बचने के लिए हम असिस्टिव रिप्रोडक्टिव डिवाइसेस या फिर असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जिसे हम आर्ट कहते हैं। इनफर्टिलिटी से बचने के लिए हम असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या फिर अलग अलग तरीके के डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक्स 2 टाइप के होते हैं, इन वीवो टेक्निक और इन विट्रो टेक्निक्स। इन वीवो टेक्निक का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, और इन विट्रो टेक्निक का मतलब होता है कि जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का, वो बॉडी के बाहर हो रहा है। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं और समझते हैं इन वीवो और इन विट्रो के अलग अलग टाइप के टेक्निक्स के बारे में। देखो, पहले हम समझते हैं कि इन वीवो टेक्निक्स के अंदर हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने
वाले हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एक्सेट्रा के बारे में। उसी तरीके से हम इन विट्रो टेक्निक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि जिफ्ट और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि आईसीएसआई के बारे में। तो इन टेक्निक्स को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं आईवीएफ के बारे में, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। देखो, इसका ये मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है यानी कि लैब में हो रहा है। इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो इस तरीके से है। ओवम जो है वो फीमेल या फिर डोनर से लिया जाता है और स्पर्म मेल या डोनर से कलेक्ट किया जाता है और इन दोनों ही गैमेट्स को लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये बेसिकली उन कपल्स के लिए है जो नेचुरल प्रोसेस से कंसीव नहीं कर पाते यानी नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगले टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का नाम है जिफ्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस केस में हम जाइगोट या फिर एम्ब्रियो को कलेक्ट करते हैं। देखो, जिफ्ट के केस में हम गैमीट्स को डोनर मेल या फिर हस्बैंड से कलेक्ट करते हैं और ओवम को वाइफ या फिर डोनर फीमेल से कलेक्ट करते हैं और दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है या फिर एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमियर सेल्ड स्टेज तक बनाते हैं और उसके बाद इसको फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देते हैं, जिसके बाद ये यूट्रस वॉल के साथ एम्बेडेड हो जाता है और प्रेगनेंसी नेचुरली फीमेल के बॉडी में अगर होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा डिवाइस जो कि है आईयूटी। आईयूटी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इस केस में हम फीमेल गैमीट को वाइफ या फिर डोनर से कलेक्ट करते हैं और मेल गैमीट को हस्बैंड या फिर मेल डोनर से कलेक्ट करते हैं और दोनों को फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जब एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसके बाद हम इसको फीमेल के यूटरस में डायरेक्टली ट्रांसफर करा देते हैं, जिसके बाद नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाती है। जिफ्ट और आईयूटी के बाद हम समझने वाले हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं। देखो, टेक्निक में होता क्या है कि हम ओवम को डोनर से कलेक्ट करते हैं और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली ये टेक्निक उन फीमेल के लिए होता है जो नेचुरल तरीके से ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन उनकी बॉडी फर्टिलाइजेशन और बेबी के डेवलपमेंट के लिए सूटेबल होता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं दूसरे टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक उन मेल के लिए होता है जो इनफर्टाइल होते हैं। तो बेसिकली इसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो, इस प्रोसेस में हम दोनों गैमीट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम हस्बैंड और वाइफ से ले सकते हैं या फिर दोनों के डोनर से कलेक्ट कर सकते हैं। देखो, अब बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक सिंगल स्पर्म को लिया जाता है और उसे डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्शन की मदद से इंजेक्ट कर दिया जाता है लैबोरेटरी में, जिसके बाद वो फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको फिर फर्दर फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट करा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे लास्ट टेक्निक के बारे में, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं और इसी को हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कह सकते हैं। अब इस प्रोसेस को हम तब यूज करते हैं जब मेल इंसेमिनेट करने में फेल हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर लो स्पर्म काउंट की वजह से हो सकता है। बेसिकली हम इस प्रोसेस में करते क्या है, हम सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये सीमेन या तो हस्बैंड या फिर हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि इस सीमेन को डोनर या हस्बैंड से कलेक्ट करने के बाद या तो तुम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हो या इसको सिंपली तुम फीमेल के यूटरस में प्लेस कर सकते हो, जिसके बाद फीमेल की बॉडी में नेचुरली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर कर सकता है, जिसके बाद इम्प्लांटेशन और बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा चैप्टर। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया है। तुम्हें इस चैप्टर में दिए हुए सारे ही टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड बाय।